So hello students, my name is Abhay Singh and I welcome you all in another video session of current affairs. So in this particular video we will be covering current affairs from October 1 till 15th of November. So this is a kind of series. This is the first video. आज ये हमारा पहला वीडियो है. टोटल 4 वीडियोस मिलेंगे आपको इस टोटल सीरीज में in the next 4 days. So this is the first video which you are watching currently. So in this particular video and और आप सब लोगों को पता है कि अक्टूबर 1 से लेकर के 15 नवंबर के करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. So अपनी प्रिपरेशन को और कॉन्क्रीट करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम जो अक्टूबर 1 से लेकर के 15 नवंबर के जो कुछ 30-40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में कुछ चीजें कवर करने वाले हैं. और एलिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो वन लाइनर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी आप कॉन्टिन्यूसली डिमांड करते रहते हैं. AQI का असर आप देख रहे हैं लगातार, गंदी AQI का असर. तो वो जो वन लाइनर्स हैं एलिट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उन वन लाइनर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे. हम ये देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या डिफेंस, अलग अलग जो डोमेन्स हैं उनसे. तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, द फर्स्ट टॉपिक इज साइक्लोन डेना. देन वी हैव नोबेल प्राइज 2024, अलग अलग डोमेन में जो नोबेल प्राइज दिया गया 2024 का. देन वी हैव नीति आयोग रिपोर्ट ऑन फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस. This is the third topic. Then we have topic number 4, Supreme Court's ruling on caste bias and prison segregation, the important judgment which was delivered by the 3 judges division bench of the Honorable Supreme Court. Then we have India-China reach deal on easing LAC tensions. So जो इंडिया और चाइना का टेंशन चल रहा था along the line of actual control, जो 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है चाइना इंडिया के साथ में, उसको लेकर के जो इश्यूज चल रहे थे उन इश्यूज के बारे में टॉपिक नंबर 5. देन वी हैव टॉपिक नंबर 6, 16th ब्रिक्स समिट व्हिच रिसेंटली टुक प्लेस इन द कजान सिटी ऑफ रशिया. कजान इज बेसिकली नोन एज द थर्ड कैपिटल ऑफ रशिया. सो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है. देन वी हैव टॉपिक नंबर 7, रेगुलेटिंग इंडस्ट्रियल अल्कोहल, स्टेट्स पावर टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल अल्कोहल. सो दिस इज योर टॉपिक नंबर 7. दिस पर्टिकुलर जजमेंट वाज गिवन बाय द 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. दिस इज अ मेजॉरिटी जजमेंट गिवन विद द रेशियो ऑफ 8:1. इसमें बेसिकली जो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर और इंडस्ट्रियल अल्कोहल होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर होती है व्हेन इट कम्स टू द इंटॉक्सिकेटिंग एंड इंडस्ट्रियल लिकर. देन वी हैव टॉपिक नंबर 8 एज द 21st livestock census which is recently approved by the union ministry. Then we have topic number 9, sovereignty of Chagos archipelago. Sovereignty of Chagos archipelago, this is the same island which has been handed over by the Great Britain to the Mauritius. Then we have important one liners for the elite and other one day entrance examination. So this is in nutshell, these are the things that we are covering or that will be covering in this particular video. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले बता दे रहा हूँ कि डू लाइक दिस वीडियो. It took a lot of effort to make the content. It took exactly 3 to 4 hours to prepare such content. So if you like this particular video, then give it a like in the beginning, क्योंकि आप आखिरी में भूल जाते हैं. So on that note, we'll start with topic number 1, cyclone डेना से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. According to the Indian Meteorological Department IMD, cyclone Dena is expected to make landfall as a severe cyclone. Wind speed is going to between 89 to 117 km per hour. आपको याद रखना है जो साइक्लोन डेना है, this is a tropical cyclone. याद रखेंगे this is a tropical cyclone and the wind is going to blow at the between 89 to 117 km per hour के बीच में स्पीड रहेगी. उड़ीसा में ये आने वाला है पर्टिकुलरली साइक्लोन. और अगर एग्जैक्ट जगह पूछी जाए कि कहाँ पे आने वाला है, तो भितरकनिका नेशनल पार्क एंड धामरा पोर्ट, जो बेसिकली ये 2 जगह है, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगी जब साइक्लोन डेना आएगा. ट्रॉपिकल साइक्लोन है, याद रखिएगा. थर्ड साइक्लोनिक इवेंट इन द नॉर्थ इंडियन ओशन. सो बेसिकली नॉर्थ इंडियन ओशन में 2024 का थर्ड साइक्लोन है. और इससे पहले जो एक इंपॉर्टेंट साइक्लोन आया था 2024 में, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन था, दैट वाज साइक्लोन रेमेल, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द इनॉग्रल साइक्लोन ऑफ द पोस्ट मानसून सीजन. सो मानसून का सीजन जब खत्म होता है, तो मानसून के सीजन खत्म होने के बाद डाना इज द फर्स्ट पोस्ट मानसून साइक्लोन. याद रखेंगे. द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन
रिवील्स दैट द साइक्लोन वाज नेम्ड डाना बाय कतर। अब डाना जो नाम है इस साइक्लोन का, नाम इसने रखा किसने, डाना डाना नाम दिया है कतर ने, विच इन अरेबिक ट्रांसलेट्स टू जेनरोसिटी। डाना मीन्स जेनरोसिटी, कतर ने ये नाम दिया था डाना, एंड इज ऑल्सो सिनोनिमस विद द मोस्ट परफेक्टली साइज वैल्यूएबल एंड ब्यूटीफुल पर्ल, राइट। सो दाना का मतलब क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। नाउ व्हाट इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि दाना वाज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, और आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, और बेसिकली फिर वो आपके स्टैटिक का पार्ट हो जाएगा। सो विल सी व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन। सो साइक्लोन्स दैट डेवलप इन द रीजन्स बिटवीन द ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न and Cancer are called tropical cyclones. So the first important feature जो tropical cyclones का है, that it flows between Tropic of Capricorn and Tropic of Cancer. The World Meteorological Organization (WMO), the World Meteorological Organization uses the term tropical cyclone to cover weather system in which wind exceeds gale force minimum of 34 knots or 63 kilometers per hour. So World Meteorological Organizations basically tropical cyclone उन पर्टिकुलर वेदर फिनोमिनन्स के लिए टर्म यूज करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जहां पर जो विंड स्पीड होती है वो गैल फोर्स को या गैल फोर्स को मिनिमम क्रॉस कर जाती है। और गैल फोर्स का विंड स्पीड कितना होता है, 63 किलोमीटर पर आर। ये दो चीजें आप लोग याद रखेंगे, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ये साइक्लोन्स आते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन गाले फोर्स को जब विंड स्पीड क्रॉस कर लेता है तो उसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का इंडिया में क्या डोमिनेंस है, क्या अलग अलग तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडिया में इफेक्ट कर रहे हैं। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन इज स्ट्राइकिंग इंडिया जनरली ओरिजिनेटिंग इन द ईस्टर्न साइड्स ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, अभी हम एक नीचे मैप भी देखेंगे कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो मोस्टली इंडिया में ईस्टर्न साइड में आते हैं, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल वाला पूरा रीजन है वहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज्यादा आते हैं। आप लोग ये भी याद रखेंगे, बे ऑफ बंगाल इज मोर प्रोन टू साइक्लोन्स देन अरेबियन सी, बिकॉज अब देखिए, अब जो चीज मैं बोल रहा था वो नेक्स्ट पॉइंट में लिखी भी हुई, जो बे ऑफ बंगाल है इट इज मोर प्रोन टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन देन अरेबियन सी। बिकॉज अब ऐसा क्यों होता है, because it gets high sea surface temperature, low vertical shear winds and has enough moisture in the middle layers of atmosphere. So these are the three reasons why Bay of Bengal witnesses more tropical cyclone, because it has high sea surface temperature, low vertical shear winds and enough moisture in the middle layers of its atmosphere. These are the main reasons why more tropical cyclones are, or more tropical cyclones affect the Bay of Bengal. Now what are the important conditions for the formation of a cyclone? You can see this particular point on your own. The PDF of the same has been attached in the description link of this particular video. You can get the access of this particular PDF from there, and you can see what are the important conditions that are required for formation of a particular cyclone. Now the first and the foremost important requirement is a warm sea surface temperature. Then we have high relative humidity in the atmosphere up to a height of about 5000 meters. So humidity बहुत ज़्यादा होनी चाहिए 5000 meters तक. Atmospheric instability that encourages the formation of cumulus clouds. So these are the three conditions which are required for the formation of a साइक्लोन। नाउ अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की नेमिंग होती है इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो नेमिंग का पूरा फिलॉसफी है, व्हाट इज दिस फिलॉसफी ऑफ नेमिंग द साइक्लोन्स। नाउ नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन एंड स्ट्रेंथ, अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज रिफर्ड टू बाय डिफरेंट नेम। अब अलग अलग जगह पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का अलग अलग नाम होता है, जैसे कि इंडियन ओशन में साइक्लोन्स, अटलांटिक में हरिकेन्स, वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में हम इसे टाइफून बोलते हैं, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विलीज हम बोलते हैं किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन को। अब जो ये नेमिंग सिस्टम जो हम आज की डेट में देख रहे हैं, ये नेमिंग सिस्टम का ये जो पूरा ओरिजिन है या डेवलपमेंट है, ये कब से स्टार्ट हुआ, तो नेमिंग के बारे में देख लेते हैं। The practice of naming cyclones in the North Indian Ocean region began in 2000. So this whole process of naming these cyclones began in 2000, and it was started by World Meteorological Organization. It is a specialized agency of United Nations World Meteorological Organizations. हम लोगों ने World Meteorological Organization was established in 1950. जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हम लोग ऑलरेडी, जो हम लोगों ने मैराथन वाला सेशन किया था जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक, उस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। अब देखिए, अब जो साइक्लोन्स होते हैं ये किस तरीके से ह्यूमंस को या सिविलाइजेशन को या अलग अलग लिविंग बींग और पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं।
सो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ अ साइक्लोन? ह्यूमन इम्पैक्ट, अब ह्यूमन लाइफ्स का लॉस होता है। बहुत कई बार ऐसा होता है कि जो साइक्लोन की इंटेंसिटी होती है, जैसे अभी फिलीपींस और वियतनाम में कुछ साइक्लोन्स हैं, जहाँ चाइना में, जहाँ पर जो साइक्लोन की इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ह्यूमन लाइफ्स होता है, ह्यूमन लाइफ्स का लॉस होता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लॉस होता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे सी ब्रिज होते हैं वो उड़ जाते हैं, फिर घर वगैरह जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, बिल्डिंग्स होती हैं उनको, रोडवेज होता है या रोड जो होती है उनको बहुत सारा नुकसान पहुंचता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है, एग्रीकल्चर लॉस, वी ऑल नो, अगर अनटाइमली बारिश हो जाए बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा फ्लैश फ्लडिंग टाइप की सिचुएशन अराइज हो जाए तो इस वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर लॉस भी होता है। सो दीज आर द वेरियस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द साइक्लोन्स ऑन द ह्यूमन लाइफ्स, और जो एडिट चीजें हैं उन पे होता है। अब हम थोड़ा सा मैप पे देख लेते हैं कि मैप में आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं। आई होप ये मैप आप सब लोगों को विजिबल होगा, इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है ये मैप, तो इसमें कुछ भी किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। नाउ दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोन डेना, और आप दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोन डेना और ट्रॉपिक ऑफ साइक्लोन डेना, और इट इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब जैसे आप लोगों को पता चला था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन मोस्टली जो होता है वो बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है उसमें रहता है। आप देखिए ये रहा आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये है आपका बे ऑफ बंगाल और ये है आपका अरेबियन सी, राइट। अब यही है बेसिकली इंडिया का, ये है ईस्टर्न, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। सो बेसिकली जो ये साउथ ईस्ट वाला पोर्शन है ये हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल। सो सबसे ज्यादा साइक्लोन्स इसी पर्टिकुलर पोर्शन में आते हैं, इसलिए आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो पूरा एरिया है बे ऑफ बंगाल वाला, इसको पूरे के पूरे एरिया को इफेक्ट कर रहा है साइक्लोन डेना, आप लोग याद रखेंगे। और दूसरी चीज, ट्रॉपिकल ऑफ साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो क्यों नॉर्थ ईस्ट या जो साउथ ईस्ट एरिया है इसमें ज्यादा आते हैं, उसमें उस चीज को हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। बस ये चीज आप लोग को इसलिए दिखाई गई है ताकि आप लोगों को एक चीज को लेकर के क्लैरिटी रहे कि सच में ट्रॉपिकल साइक्लोन सबसे ज्यादा साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आते हैं। रीजन जो भी हैं उन रीजंस को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वार्म करंट्स, नियर सी जो नियर सी सरफेस टेम्परेचर रहता है वो भी हाई रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉपिक नंबर 1। नाउ वी आर मूविंग इनटू टॉपिक नंबर 2, द नोबेल प्राइज फॉर 2024। अब हम 2024 के नोबेल प्राइज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, सो आराम से बने रहिए। टॉपिक नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं, नोबेल प्राइज 2024, फिजिक्स केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर में दिया जाता है नोबेल प्राइज। अब हम थोड़े बहुत फैक्ट्स नोबेल प्राइज के बारे में, स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सो स्टैटिक पार्ट में, इस पर्टिकुलर टॉपिक के स्टैटिक पार्ट में इतना दम है क्या कि आपसे इजीली 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो दिस होल नोबेल प्राइज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1895। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अल्फ्रेड नोबेल। इस पर्टिकुलर अवार्ड को एस्टैब्लिश किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल में। ही वाज अ स्वीडिश इन्वेंटर एंड दिस पर्टिकुलर establishment of award was signed in 1895. Nobel will outline that prizes should recognize those who have conferred the greatest benefit of mankind. So one of the broader criteria for giving this Nobel Prize 2024, the Nobel Prize is that if you have done certain deed or if you have done certain work which is of a greatest kind on mankind, तो आपको कंसीडर किया जाएगा नोबेल प्राइज देने के लिए। अब जब इनिशियली जब नोबेल प्राइज दिया जाता था तो सिर्फ 5 डोमेन्स में ये नोबेल प्राइज दिया जाता था, और वो 5 डोमेन्स कौन कौन से थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। स्टार्टिंग में या इनिशियली जब नोबेल प्राइज देना स्टार्ट किया गया था तो यही वो 5 फील्ड्स थी जिसमें दिया जाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। जो सबसे पहले नोबेल प्राइजेस थे वो दिसंबर 10, 1901 को दिए गए थे, आप लोग ये भी याद रखेंगे। 10 दिसंबर 1901 को सबसे पहले नोबेल प्राइजेस दिए गए थे, आप ये याद रखेंगे। दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन, वी आर मूविंग इनटू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। In 1968, the Nobel Prize in Economic Sciences was established by the Bank of Sweden and first awarded in 1969. So this is factually, this information is very much relevant, that the economics in the Nobel Prize in Economics was established in 1968 by the Bank of Sweden and it was first given in the year 1969. द रॉयल स्वीडिश अकेडमी, अब देखिए कि अलग अलग अवार्ड्स को देता कौन है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सो बैंक ऑफ स्वीडन awards Nobel Prize in Economics. Then we have Royal Swedish Academy of Sciences awards the Nobel Prize for Physics, Chemistry and
सो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का जो नोबेल है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी। देन कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉकहोम, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉकहोम confers the Nobel Prize for Medicine. Then the Swedish Academy confers a Nobel Prize for Literature. The Nobel Prize Peace is awarded by the Norwegian Nobel Committee based in the Oslo. So these are the different institute which award different Nobel Prizes. जैसे कि आपने देखा रॉयल स्वीडिश एकेडमी अवार्ड करती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉकहोम जो है वो मेडिसिन का जो नोबेल है वो देती है, फिर स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर का देती है, फिर नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो है जो ओस्लो में बेस्ड है वो नोबेल प्राइज देती है पीस में। आप लोग ये भी चीज याद रखेंगे। विद दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन अब हम देख लेते हैं 2024 में जो अलग अलग विनर्स रहे जिनको ये अवार्ड मिला है। सो नोबेल प्राइज 2024 फॉर फिजिक्स। अब फिजिक्स का नोबेल किसको मिला है? 2024 का जो फिजिक्स का नोबेल है वो मिला है जॉन हॉपफील्ड को। जॉन हॉपफील्ड को मिला है 2024 का फिजिक्स का Nobel Prize. John Hopfield and Geoffrey Hinton were awarded the Nobel Prize in Physics for their contributions to machine learning. So Nobel Prize किसको मिला है? जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिल्टन को मशीन लर्निंग में कंट्रीब्यूशन के लिए। फिर मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज 2024 का ये किसको मिला है? हैज बीन अवॉर्डेड टू विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूवकुन। विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूवकुन हैज बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज ऑफ द मेडिसिन। मेडिसिन का जो नोबेल है वो भी किससे मिला है? विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूवकुन को। और किस चीज के लिए मिला है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशंस। सो जीन रेगुलेशंस और माइक्रो आरएनए के लिए मेडिसिन का नोबेल दिया गया। अब केमिस्ट्री का जो नोबेल है वो मिला है डेविड बेकर को। डेविड बेकर will receive half of the prize, the other half will be shared by Demis Hassabis. So David Becker and Demis Hassabis and John M. Jumper, these are the three scientists who have been awarded with the Nobel Prize of 2024. केमिस्ट्री का नोबेल मिला है प्रोटीन साइंस में कंट्रीब्यूट करने के लिए। अब देख लीजिए डेविड बेकर को मिला है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। डेमिस हैसेबिस एंड जॉन एम जम्पर को मिला है बेसिकली अवार्ड फॉर देयर एआई बेस्ड ब्रेक थ्रू अल्फाफोल्ड 2। अल्फाफोल्ड 2 मॉडल डेवलप करने के लिए डेमिस हैसेबिस और एम जम्पर को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2024 मिला है अलॉन्ग विद डेविड बेकर। अब इन्होंने जो ये अल्फाफोल्ड 2 ये मॉडल 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये बेसिकली जो मॉडल है अल्फाफोल्ड 2 ये जो 200 मिलियन काइंड्स की या जो 200 मिलियन टाइप्स की प्रोटीन्स एग्जिस्ट करते हैं सबके स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट कर सकता है। ये मॉडल डेवलप किया था डेमिस हैसेबिस और जॉन एम जम्पर ने, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज 2024 में केमिस्ट्री में मिला है अलॉन्ग विद डेविड बेकर जिन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन में कंट्रीब्यूट किया है। 2024 का जो नोबेल प्राइज है लिटरेचर में वो मिला है बेसिकली हैज बीन अवॉर्डेड टू 53 ईयर ओल्ड साउथ कोरियन नॉवेलिस्ट हैन कैंग। हैन कैंग एक साउथ कोरियन नॉवेलिस्ट है, इनको मिला है 2024 का नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। और इनकी एक इंटेंस पोएटिक प्रोज के लिए इन्हें मिला है नोबेल प्राइज लिटरेचर का 2024 का। पीस प्राइज किसको मिला है? सो नोबेल पीस प्राइज मिला है इन 2024। नोबेल पीस प्राइज इन 2024 हैज बीन अवॉर्डेड टू द जापानीज ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिदांक्यो। निहोन हिदांक्यो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली नागासाकी और हिरोशिमा के जो एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स थे उनके लिए उनको ऑनर करती है और उनके लिए बेसिकली काम करती थी। इसी चीज को ऑनर करने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज जो पीस का नोबेल है 2024 का वो इन्हें दिया गया है। आप लोग ये चीज भी याद रखेंगे। अब हम इसी के साथ लास्टली हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे ही नोबेल प्राइज डिस्कस कर लिए एक्सेप्ट वन, दैट इज नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जो है वो किससे मिला? सो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज हैड डिसाइडेड टू अवार्ड द Severies or Severies Risk Bank Prizes in Economic Sciences. So Severies Risk Bank Prize in Economic Sciences in the memory of Alfred Nobel 2024 to Darren Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson. So these are the three economists, Darren Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson. Right? ये बेसिकली तीन लोग हैं जिन्हें मिला है 2024 का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का। किस लिए मिला है बेसिकली इन लोगों ने? They have demonstrated the importance of societal institutions for a country's prosperity. So how this societal institution helps in
how societal institutions help in developing, or help in developing a particular nation. For this specific idea, the Nobel Prize of 2024 in economics has been awarded to Darren Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson. और पहले इंडियन कौन थे जिन्हें मिला था नोबेल प्राइज? तो पहले इंडियन थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में लिटरेचर में नोबेल मिला था। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था नोबेल प्राइज लिटरेचर में, और ये बने थे पहले इंडियन जिनको मिला था नोबेल प्राइज। Move to topic number 3. We have topic number 3, Niti Aayog on future pandemic preparedness. So recently Niti Aayog has released a specific report with the title Future Pandemic Preparedness and Emergency Response, a Framework for Action. Now this particular report was released by Niti Aayog, और ये रिपोर्ट बेसिकली इसलिए रिलीज की गई है टू चेक जब भी कोई पैंडेमिक आएगा तो हम उसके लिए क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक प्रॉपर और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं अगर कोई फ्यूचर पैंडेमिक आता है तो। द एक्सपर्ट ग्रुप बिहाइंड द फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स PPER, a framework for action, recognized that COVID-19 wouldn't be the last pandemic we face. So the first important observation that was made by this specific committee is that COVID-19 is not the last pandemic that we have faced. We have so many pandemic in the future जिन्हें हमें फेस करना पड़ सकता है। और जिस तरीके से डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, इकोलॉजिकल, क्लाइमेटिक और इंटरैक्शंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी आप ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि अभी भी बहुत सारी पैंडेमिक्स फ्यूचर में आने वाली हैं। इनफैक्ट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वार्न्ड दैट 75% ऑफ फ्यूचर public health threats are likely to be zoonotic. Now, so World Health Organization has already made an observation that 75% of the future public health threats are likely to be zoonotic. Zoonotic का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी मतलब इन्फेक्शंस या ऐसी कोई भी डिजीज जो एनिमल से फैलती है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी बोल रखा है कि आज के बाद जो ह्यूमन थ्रेटनिंग कोई भी ऐसी डिजीज होगी उसमें से 75% डिजीजेस ऐसी होंगी जो बेसिकली एनिमल से फैलेंगे। अब जो बेसिकली ये रिपोर्ट रिलीज की है नीति आयोग ने फ्यूचर पैंडेमिक्स को लेकर के कि हम कितना रेडी हैं उसको लेकर के, इसके 4 मेन पिलर हैं। और ये 4 मेन पिलर क्या क्या है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के या इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं? सो द फर्स्ट वन इज गवर्नेंस, लेजिस्लेशन, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ द प्रिपेयर्डनेस: गवर्नेंस, लेजिस्लेशन, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। Effective governance, structural legal frameworks, financial mechanism and management strategies are crucial. That's why these are the 4 important pillars of the pandemic preparedness. A well-defined standard operating procedure manual for rapid response to be prepared, setting up of a special PPER fund for all activities of surveillance, data management, forecasting and modeling, research, innovation and manufacture, development of countermeasures, infrastructure and capacity building. So we have to make a standard operating procedure and we have to allocate some dedicated fund for the different activities related to the surveillance, data management, forecasting and मॉडलिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सारी चीज़ों के लिए हमें एक एक्स्ट्रा फंड और एक वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की ज़रूरत है कि जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, नो बडी वॉज अवेयर दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक सो एज टू कंटेन द इन्फेक्शन। किसी को नहीं पता था, तो हमें बेसिकली ऐसे मॉडल्स को डेवलप करना, हमें इतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट करके उससे एक प्रॉपर एनालिसिस करना है कि हम एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप कर सकें। डेटा मैनेजमेंट, सर्विलांस एंड अर्ली प्रिडिक्टिव वार्निंग, फोरकास्टिंग एंड मॉडलिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल्स, पार्टनरशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट इंक्लूडिंग risk communications, private sector partnership and international collaboration. So these are the various methods these are the various recommendations which have been suggested by the Niti Aayog in this particular future pandemic preparedness report. Now what are the few other important recommendations of the Niti Aayog when we talk about this specific topic? A separate Public Health Emergency Management Act. So a FEMA stands for Public Health Emergency Act. A separate FEMA is proposed to facilitate the management of any public health crisis beyond epidemics, including non-communicable disease. So other important recommendations of the Niti Aayog is that we have to enact a specific legislation, Public Health Emergency Management Act, एक specific legislation की ज़रूरत है। अगर कोई भी public health crisis आए तो उस चीज़ को manage करने के लिए
फिर अभी इंडिया में रेगुलेटरी सिस्टम क्या है, देयर इज अ नीड फॉर ग्लोबल हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेटरी नॉर्म्स टू अलाउ एक्सेप्टेंस ऑफ रेगुलेटरी डेटा अक्रॉस द वर्ल्ड्स रिकॉग्नाइज्ड रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड अ कॉमन फ्रेमवर्क फॉर इनोवेटिव technologies and accelerated response for the emergency approval. The regulatory authority in India, so which is the main regulatory authority in India? It is CDSCO. CDSCO is the main regulating authority. It needs special powers through legislation and requires technical competence, strengthening and autonomy in functioning to meet these requirements. So in requirements के लिए basically किस तरीके से CDSCO को एक स्पेशल पावर्स की ज़रूरत है ताकि ये चीज़ों को आराम से रेगुलेट कर सके, और एक 100-day एक्शन प्लान भी सजेस्ट किया है नीति आयोग ने. व्हाट इज दिस 100-day एक्शन प्लान? So the report emphasizes that first 100 days of an outbreak are critical. So during any pandemic, the first 100 days are very critical, are very important. We have to take every possible step to contain the spread of that particular disease. So this is the 100-day action agenda, which is suggested by the Niti Aayog. That the report emphasizes that the first 100 days of an outbreak are critical, and during this window there is a need to have strategies and countermeasures ready. So these 100 days, in these 100 days we have to develop a countermeasure strategy. We have to make a strategy that how can we counter this specific pandemic. The report provides a detailed roadmap for preparedness, including how to track, test, treat and manage outbreaks effectively. So the central idea of this specific report is that we have decided, or we will prepare a blueprint. The report provides a blueprint. अगर फ्यूचर में कोई पैंडमिक होता है तो हम उसे कैसे ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट और मैनेज करेंगे ताकि हम आउटब्रेक को इफेक्टिवली कंटेन कर सकें. अब देखिए क्या इंपॉर्टेंस है फ्यूचर पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट का. स्ट्रेंथनिंग इंडियाज पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कोविड के टाइम पे हुआ था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उतना स्ट्रांग नहीं था जितना होना चाहिए था, और पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कितने लोगों की जान चली गई थी. इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है कि ऐसा हम एक प्रॉपर और रोबस्ट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें ताकि अगर फ्यूचर में कोई पैंडमिक आए तो हम इसे इजीली कंटेन और टैकल कर सकें. स्ट्रेंथनिंग इंडियाज पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट. अब देखिए क्या क्या चीज़ें हुई थी कोविड-19 के टाइम पे, विच इज़ द लेटेस्ट एग्जाम्पल. यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट कोविड-19 बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रैजिक एंड अनफॉर्चुनेट इवेंट विच टुक प्लेस इन द लास्ट 100 years. बहुत सारे लोगों की जान गई थी. अब उस टाइम पे बेसिकली एक ये भी था कि जब कोविड-19 के बाद गवर्नमेंट ने इमीडिएटली लॉकडाउन इम्पोज कर दिया तो इसकी वजह से जो डेली अर्नर्स और डेली वेजर्स थे उनके लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था. तो उस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को, और एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे इफेक्टिवली डील कर सकते हैं. दिस वाज द मेन idea of this, or this is the significance of this future pandemic preparedness report. Promoting technological innovation and self-reliance and protecting vulnerable communities. So in India there are so many communities which are very vulnerable because they are not exposed to any kind of these kind of diseases. There are so many communities in India which are not exposed to society in the वर्स्ट पॉसिबल वे. जिस तरीके से हम लोग एक्सपोज हो रहे हैं कि AQI अबव 800 है फिर भी सांस ले रहे हैं. सो वी हैव डेवलप्ड सम सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी, राइट. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुए हैं, वो लोग वल्नरेबल होते हैं जब ऐसी कोई भी डिजीज़ होती है. तो बेसिकली उन लोगों के लिए भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस फ्यूचर पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट. नाउ वी आर मूविंग इनटू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया रिलेटेड टू द कास्ट बेस्ड बायस इन द प्रिजन्स. जो कास्ट के बेसिस पे बायस होती है प्रिजनर्स के साथ में प्रिजन में, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है. अक्टूबर 3, 2024 को जजमेंट आया था. 3 जजेस की डिवीजन बेंच ने इस पर्टिकुलर जजमेंट को डिलीवर किया. बेंच में थे कौन कौन से? बेंच में थे 50th CJI ऑफ इंडिया, मिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर DY चंद्रचूड़, धनंजय Y चंद्रचूड़. देन वी हैव जस्टिस JB पारदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा. दीज तो 3 जजेस की डिवीजन बेंच ने 3 अक्टूबर 2024 को सुकन्या शांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक जजमेंट दिया है. और ये जजमेंट दिया गया जो भी कास्ट बेस्ड या कास्ट के हिसाब से जो बायसनेस हो रही थी प्रिजन सेग्रीगेशन में, उस चीज़ को लेकर के ये जजमेंट दिया गया है. अब देखिए इस पर्टिकुलर ये एक यूनानिमस जजमेंट था जहां पर तीनों जजेस ने एक सर्टेन काइंड का डायरेक्शन इशू किया है. और ये डायरेक्शन इशू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को, बेसिकली एक नट शेल में, कि वो किसी भी तरीके का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं. अब हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मूव करेंगे. सो अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट,
caste-based discrimination in prisons. The Supreme Court declared that caste-based discrimination of prisoners, including segregation of work based on caste, is violation of human dignity. So the Supreme Court was of the firm opinion that you are discriminating, if you are discriminating prisoners on the basis of caste, and also you are providing or you are giving them work on the basis of their caste, then this is violation of the human dignity of a particular prisoner. Caste, stigma and equality. The judgment underscored that every person is born equal and no stigma should be attached to anyone's existence based on caste. So Supreme Court was again of the firm belief that every person is born equally. We should not attach or we should not सी समवन विद द लेंसेज कि ये बेसिकली अगर इस पर्टिकुलर कास्ट में इसका जन्म हुआ है तो इसके अंदर ये सारी इनहेरेंट क्वालिटीज या जो नॉट सो गुड क्वालिटीज हैं वो होंगी ही, ऐसा आपको नहीं मानना है बिकॉज अ पर्सन हैज बीन बोर्न इन अ स्पेसिफिक और अ सर्टेन caste. It criticized the persistence of caste discrimination even after 75 years of India's independence. So again, Supreme Court said that these kinds of things are actually going on even after 75 years of independence. So this is of no use. This is a kind of philosophy which is used by the Supreme Court. No scavenger class in modern society. Now this was the main bone of contention जो था कि जो वॉशरूम साफ करवाने का काम होता था वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता था जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, और कुछ जो जेल के अंदर जो कुछ एलीट काम माने जाते हैं जैसे कि खाना बनाना, सब्जी काटना, ये सारे जो काम रहते थे ये अपर कास्ट के लोगों को ही एलोकेट किए जाते थे. सो दीज वर द थिंग्स विच वर नोटिस्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. द कोर्ट स्टेटेड दैट नो सोशल ग्रुप शुड बी क्लासिफाइड एज स्कैवेंजर क्लास and condemned manuals that assign such roles based on caste. It invoked the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and the Rehabilitation Act 2013, asserting its applicability in prisons also. So there is one particular act in India which is known as Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act 2013. So basically आप देखते होंगे कि सीवर साफ करने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंसान रहता है वो खुद जाकर के उस सीवर में उतरता है और उस सीवर को साफ करता है. इस चीज़ को प्रोहिबिट करने के लिए एक एक्ट है इंडिया में. बेसिकली काफ़ी टाइम से ये बात चल रही है कि ह्यूमन स्कैवेंजिंग को अब बंद करके मशीन बेस्ड स्कैवेंजिंग स्टार्ट करवाना चाहिए, क्योंकि हर साल 30 से 35 लोग ऐसे होते हैं जिनकी जान चली जाती है इन सीवर्स को साफ करने में. तो जेल में भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जेल में भी इस पर्टिकुलर एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और कोई भी क्लास, किसी भी क्लास को हमें स्कैवेंजर क्लास अब बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया में स्कैवेंजिंग जो ह्यूमन या मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है वो पूरी तरीके से बैन है. सुप्रीम कोर्ट का क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है? सो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. सो आर्टिकल अब क्या कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं. Violation of constitutional rights, Article 15 Clause 1 of the Indian Constitution. Article 15 Clause 1 of the Indian Constitution was cited, which prohibits discrimination. He noted that caste-based discrimination within the state apparatus, including prisons, is the highest form of such violation. Now, the Supreme Court of the Honorable Apex Court was of the firm opinion that if the caste-based discrimination is going on the prisons, then this is basically the highest form of discrimination. And why this particular kind of discrimination is the highest form of discrimination? Because जो ये प्रिजन्स वगैरह हैं दे फॉल विद इन द स्टेट अपरेटस, एंड ये अगर स्टेट के अपरेटस में ही ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसी वजह से ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, बिकॉज दीज प्रिजन्स आर डायरेक्टली regulated by the state and the central government. The bench also referenced Article 17 which forbids untouchability and Article 23 which prohibits forced labor. So Supreme Court of India was of the opinion that these practices are basically violating Article 17 and 23 of Indian Constitution. Article 17 is abolition of untouchability, whereas Article 23 of our Constitution prohibits the forced labor. Now, forced labor based on caste. The court found that forcing prisoners from marginalized caste to perform menial tasks such as cleaning latrines purely on their basis of their caste constitute coercion. So basically, if you are giving these menial tasks and cleaning washrooms to the people who belong to a marginalized or the lower caste of the society, we should not use this particular term lower caste. जो marginalized caste को belong करते हैं, अगर आप उनको
वॉशरूम साफ करने का और मीनियल टास्क परफॉर्म करने के लिए फोर्स करते हैं, देन दिस विल बी द फोर्स्ड लेबर। आपको ये भी याद रखना है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सुकन्या सांता वर्सेस जजमेंट जो है सुकन्या सांता वाला। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डायरेक्शंस दिए हैं। सो रिवीजन ऑफ प्रिजन मैनुअल, सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। All prison manuals and laws must be revised within 3 months. So Supreme Court of India has given 3 months time, that within 3 months they have to amend laws related to the prison. They have to amend prison manuals within the 3 months. Deletion of caste column, the caste column and any references to the caste column and any references to caste in the registers of the under trials and convicts maintained in prison must be deleted. सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिस भी पर्टिकुलर जो एक पर्टिकुलर रजिस्टर होता है जिसमें ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है प्रिजनर्स और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का, उस बेसिकली उस पर्टिकुलर रजिस्टर से जो कास्ट वाला कॉलम होता है उस कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए। दिस वाज द सेकंड डायरेक्शन। नो आर्बिट्री अरेस्ट ऑफ डिनोटिफाइड ट्राइब्स, मेंबर्स ऑफ डिनोटिफाइड ट्राइब्स मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्री अरेस्ट और ट्रीटेड एज हैबिचुअल ऑफेंडर्स विदाउट proper statutory backing. So Supreme Court of India has given the third important direction that there are certain denotified tribes जिनको हम बोलते हैं DNT, denotified ट्राइब्स। अब बेसिकली डिनोटिफाइड ट्राइब्स ऐसी कुछ ट्राइब्स होती थी जो बहुत आज के 300-400 साल पहले उनका कुछ ऐसा रहता था कि उस कम्युनिटी में कुछ स्पेसिफिक टाइप के वो लोग हरकतें करते थे या जो नॉट सो गुड एक्टिविटीज करते थे। तो बेसिकली अब ये चीज मानी जा रही है कि आज के 400 साल बाद जो उनके डिसेंडेंट हैं वो भी वही चीज कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप डिनोटिफाइड ट्राइब्स का आर्बिट्री अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अबॉलिशन ऑफ कास्ट बेस्ड वर्क सेग्रीगेशन, आप कास्ट के बेसिस पे सेग्रीगेशन नहीं कर सकते। एनी सेग्रीगेशन ऑफ प्रिजनर्स बेस्ड ऑन कास्ट स्पेशली इन रिलेशन टू वर्क ड्यूटीज लाइक क्लीनिंग लैट्रिन्स और स्वीपिंग मस्ट सीज। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज ऑफ द फर्म ओपिनियन कि जो बेसिकली कास्ट के बेसिस पे काम अलॉट किया जाता है प्रिजन्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, दिस शुड बी इफेक्टिवली स्टॉप्ड इमीडिएटली। इसको सीज कर देना चाहिए इस प्रैक्टिसेस को। इन्फोर्समेंट ऑफ एंटी मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट इन प्रिजन, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट दिस इज द हाई टाइम व्हेन वी शुड इंप्लीमेंट द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 इन द prisons as well. Changes to modern prison manual and modern act. The union government must revise the modern prison manual of 2016 and the modern prison and correctional services act of 2023 to eliminate caste based discrimination and forced labor practices within 3 months. So now the next important direction or directive which was issued by the honorable Supreme Court of India while pronouncing the directions in this particular case that it is the high time when the union government should revise the modern prison manual of 2016 and correctional services act of 2023 within 3 months to effectively implement or to effectively provide some force to these directions. इसके लिए आपको 3 महीने में सारे चेंजेस करने हैं और कास्ट बेस्ड प्रिविलेजेस जो होती हैं उनको आपको खत्म करना है विद द इमीडिएट इफेक्ट. दिस वाज द मेन हाईलाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ वी आर मूविंग इनटू टॉपिक नंबर 5. इंडिया चाइना रीच डील ऑन ईजिंग LAC टेंशंस. सो इंडिया चाइना ने, हम सब लोगों को पता है कि जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उस पर जो इश्यूज थे उसको हमने अब सॉल्व कर लिया है. 2020 में ये इशू स्टार्ट हुआ था गलवान वैली में, जो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था उसके बाद. सो अब देख लेते हैं थोड़ा बहुत इंडिया और चाइना के बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं. सो इंडिया और चाइना के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, इंडिया और चाइना के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं ये स्टैब्लिश हुए थे अप्रैल 1 1950 को. अप्रैल 1 और 1950 को डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश हुए थे इंडिया और चाइना के. करंट इंडियन एम्बेसडर टू चाइना, हु इज करंट इंडियन एम्बेसडर टू चाइना? सो श्री प्रदीप कुमार रावत इज द करंट इंडियन एम्बेसडर टू चाइना, हु इज चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया. सो Mr. Zhu Fihong is the Chinese ambassador to India, who is China's foreign minister. So Mr. Wang is the China's foreign minister, who is India's external affairs minister. So हमारे external affairs minister हैं Mr. S. जयशंकर, आप लोगों को नाम पता ही होगा. इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी इनका नाम क्या है? विक्रम मिस्री. क्योंकि जो भी जब डिसंगेजमेंट का पूरा जो ये प्रोसेस था ये चल रहा था, उस टाइम पे जो भी कोई अपडेट देना होता था, पूरे इंडिया को जो भी अपडेट देना होता था या जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ वो श्री विक्रम मिश्री ही देते थे, जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इंडिया एंड चाइना इज, इंडिया चाइना के साथ 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जो बेसिकली
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 इंडियन स्टेट्स हैं जहां से होकर के बॉर्डर गुजरता है 3488 किलोमीटर का। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश, दीज आर 5 इंडियन स्टेट्स। अब देखिए, अब इंडिया और चाइना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप याद रखेंगे। हिंदी चीनी भाई भाई वॉज द स्लोगन विच वॉज गिवन बाय दी पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 1954, हिंदी चीनी भाई भाई। फिर इसके बाद 1962 के में एक बहुत ब्रीफ वॉर हुआ था दोनों ही कंट्रीज के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, और इंडिया को बहुत ही ह्यूमिलेटिंग डिफीट का सामना करना पड़ा था। बहुत ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई थी हमारी, और हमारा जो जम्मू कश्मीर में जो अक्साई चिन का जो मेजर पोर्शन है वो चाइना ने हथिया लिया था। 1962 में ये चीज़ हुई थी। अब देखिए, ये तो सारी चीज़ें हो गई बैकग्राउंड से रिलेटेड। अब देख लेते हैं करंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डिसंगेजमेंट, अब डिसंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? सो डिसंगेजमेंट और डिस्केलेशन में डिफरेंस होता है। डिस्केलेशन बेसिकली होता है कि जिस लेवल पे कोई वॉर चल रहा है उसको आप जब डिस्केलेट करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी को आप कम कर देते हैं। जब आप डिसंगेजमेंट करते हैं तो डिसंगेजमेंट का मतलब होता है, डिसंगेजमेंट रिफर्स टू द विथड्रॉल्स, टू withdrawal from a military position or policy involving the removal of forces from a conflict area। जब किसी आप कॉन्फ्लिक्टेड एरिया से अपने मिलिट्री ट्रूप्स को विड्रॉ करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसएंगेजमेंट। नाउ अहेड ऑफ द 16th ब्रिक्स समिट, इंडिया एंड चाइना अनाउंस्ड एन अग्रीमेंट, पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स एंड रिजॉल्व रिमेनिंग बॉर्डर फ्रिक्शन पॉइंट्स इफेक्टिवली। राइट, अब 16th ब्रिक्स समिट जो कजान में हुआ है, उस समिट के पहले इंडिया और चाइना ने अपने जो डिसंगेजमेंट इश्यूज थे, जो एंगेजमेंट इश्यूज थे, उनको सॉल्व कर लिया। और सिर्फ उनको सॉल्व ही नहीं किया, उनको बेसिकली जो 2020 में हमारी ये जो जो चीज़ें खराब हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, हम उसी लेवल पे वापस जा चुके हैं, प्री 2020 लेवल पे। मतलब जब चीज़ें खराब नहीं हुई थी तब जैसी चीज़ें थी अब वैसी ही चीज़ें हो गई हैं डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के बाद। बैकग्राउंड क्या है? सो इन द इंडिया चाइना 2020 एस्केलेशन मार्क्स अ सिग्निफिकेंट मिलिट्री स्टैंड ऑफ अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दैट बिगन इन May 2020, रिजल्टिंग इन द मोस्ट सीरियस कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू नेशंस इन decades। सो इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द आर्मीज ऑफ दीज टू नेशंस। गलवान वैली में May 2020 से चीज़ें एस्केलेट करना शुरू की थी। फिर उसके बाद दोनों ही कंट्रीज की जो मिलिट्री हैं उन दोनों मिलिट्रीज के बीच में कॉन्फ्रंटेशन हो गया था। इसमें 20 इंडियन सोल्जर्स की जो है वो जान चली गई थी। अब ये मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हुआ कहाँ था? ये जो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन है ये हुआ था ईस्टर्न लद्दाख में, जिसको बेसिकली हम गलवान वैली, पॉपुलरली नोन एज गलवान वैली, जहाँ पे ये एंगेजमेंट प्रोसेस मतलब हुआ था। डेप्सांग प्लेन, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, गलवान वैली एंड द बैंक्स ऑफ पैंगोंग टिसो। सो दीज वर द रीजंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कॉन्फ्रंटेशन हुआ था। अब ये सारे रीजंस जहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन हुआ था, गलवान वैली, प्योंगोंग सो, हॉट डेप्सांग प्लेन्स, हर जगह पे बेसिकली जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया था। 2 फ्रिक्शन पॉइंट ऐसे बचे थे जहां पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस सबसे लास्ट में कंप्लीट हुआ था। और ये 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स कौन कौन से थे? ये फ्रिक्शन पॉइंट्स थे बेसिकली आपके डेप्चॉक और डेप्सांग। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इंडिया ने क्या क्या चीज़ें की थी आफ्टर दैट कॉन्फ्रंटेशन। इन रिस्पॉन्स इंडिया फोर्टिफाइड इट्स मिलिट्री प्रेजेंस एंड एंगेज डिप्लोमेटिकली टू de-escalate tensions while asserting territorial claims. This included prioritizing border issues over trade with China. इंडिया इम्पोज बैन्स। सो बेसिकली इंडिया ने क्या किया, अपनी जो मिलिट्री सिक्योरिटी है या जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको इंक्रीज किया, सिक्योरिटी को इन्हांस किया, बॉर्डर्स को और सिक्योर किया, और बहुत सारे चाइनीज ऐप ऐसे थे जिनको बैन कर दिया गया फॉर फॉर द शो ऑफ प्रोटेस्ट। हमने बहुत सारे चाइनीज ऐप ऐसे थे जिनको बैन कर दिया। वन ऑफ देम वाज टिकटॉक एंड पबजी। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, अब देखिए टोटल 17 मीटिंग्स हुई हैं। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन एक ग्रुप है, उसकी 17 मीटिंग्स हुई, मिलिट्री कमांडर्स वगैरह की नेगोशिएशन हुआ है, उसके बाद जाकर के जो प्रोसेस था वो पूरा कंप्लीट हो पाया है। अब देखिए दीज एफर्ट्स लेड टू ट्रूप रिपोजिशनिंग एंड डिसएंगेजमेंट फ्रॉम सेवरल फ्रिक्शन पॉइंट्स सच एज द गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा एंड द Pyongyang so region. However, discussions regarding the strategically important Depsang Plains and Demchok remained contentious with China resisting negotiations. So
ऑल द फ्रिक्शन पॉइंट्स विच वर द बोन ऑफ कंटेंशंस, उसको लेकर के इंडिया और चाइना का डिसएंगेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। सिर्फ दो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी, डेप्सांग प्लेन्स एंड डेमचौक। यहाँ पे सबसे लास्ट में नेगोशिएशन कंप्लीट हुआ है, क्योंकि चाइना वाज कॉन्टिन्यूसली रेजिस्टिंग व्हेन इट कम्स टू द नेगोशिएशन फॉर दीज टू स्पेसिफिक रीजंस, इसीलिए सबसे बाद में यहाँ पे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हुआ है। The recent agreement between India and China addresses the long-standing border tensions in the region. For the last 4 years, this tension was continuously growing, and we all know that India and China are sine qua non for each other's economic development. So we have to mutually respect each other's sovereignty, and both countries have realized this particular thing with the passage of time. So they have taken certain steps and they have completed the disengagement process. Both the countries, both India and China, have started patrolling. जैसे 2020 के पहले जो एंगेजमेंट हुआ था, स्कफल हुआ था, या जो कॉन्फ्रंटेशन के पहले जिस तरीके से चीज़ें थी, अब वैसे ही चीज़ें फिर से स्टार्ट हो गई हैं। आप लोग ये याद रखेंगे, ये देखिए यही बेसिकली वो एरियाज़ हैं जो आपको याद रखने हैं, कहाँ कहाँ पर चीज़ें खराब चल रही थी। सो बेसिकली पहला था गलवान वैली, फिर था प्योंगसू, पैंगोंग टिसो, फिर ये दो एरियाज ऐसे थे जहां पर जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका था। अब देखिए ये आपका डेप्सांग प्लेन है और ये आपका डेमचौक है। ये दो स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एजेस पे दोनों चीज़ें हैं, डेप्चौक और डेप्सांग प्लेन्स। इन्हीं दो एरियाज पे बेसिकली डिसएंगेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। ये आपका पूरा आप LAC देख पा रहे होंगे, दिस इज एक्चुअली ये LAC पूरा है, ठीक है, ये LAC है पूरा, ये LAC आप, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको, व्हाट इज दिस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको आप देख पा रहे होंगे। सो दिस इज योर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आई विल यूज द ग्रीन पेन। सो दिस इज योर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, राइट। इसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ही ये सारी चीज़ें सिचुएटेड थी, गलवान वैली, पैंगोंग टिसो, डेमचौक एंड डेप्सांग, ठीक है। ये इन्हीं सारे एरियाज को लेकर के बेसिकली कॉन्फ्रंटेशन था। सबसे लास्ट में कंप्लीट हुआ है दो जगह पे, डेप्सांग प्लेन और डेमचौक में, आप ये भी याद रखेंगे। मैप को देख लीजिए, चीज़ें समझ लीजिए, आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते रहते हैं, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव विद अस, दिस इज टॉपिक नंबर 6, 16th ब्रिक्स समिट। 16th ब्रिक्स समिट से रिलेटेड ये टॉपिक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। In January 2024, the alliance added 4 new members: Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE. Please remember this. In January 2024, 4 countries have joined this particular prestigious BRICS group. और ये 4 countries कौन कौन सी थी? Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE. These are the 4 countries which have joined the BRICS group. Now Saudi Arabia is yet to formalize, or Saudi Arabia is yet to give a confirmation whether it wants to join the BRICS or not. Saudi Arabia was supposed to join the BRICS group, but Saudi Arabia is yet to formalize or yet to give an approval related to the inclusion of Saudi Arabia in the BRICS. Now we will talk about the 16th BRICS summit, the important facts about the 16th BRICS summit. So the host for the 2024 summit, or the host for the 16th edition, was Russia. Russian city एक Kazan है, which is basically known as the third capital of रशिया बोलते हैं कजान को, वहां पर ये सबमिट हुई थी 16th ब्रिक्स सबमिट। नाउ जो कैपिटल है दैट इज मॉस्को, बट कजान इज द थर्ड कैपिटल बोलते हैं, इसको आप याद रखेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को आर द अदर 2 कैपिटल्स। मॉस्को इज द प्राइमरी कैपिटल, कजान इज द थर्ड कैपिटल, जो जहां पे 16th ब्रिक्स सबमिट हुआ था। 22 से लेकर के 24 अक्टूबर 2024 3 दिनों तक ये सबमिट चला था। और इस पर्टिकुलर सबमिट का मेन थीम क्या था? थीम वाज स्ट्रेंथनिंग। सो डेट्स हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए, डेट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम डेट्स 22 से लेकर के 24 अक्टूबर 2024 तक की डेट्स थी। थीम वाज strengthening multilateralism for just global development and security. So this was the theme for the 16th BRICS summit, strengthening multilateralism for just global development and security. Now this was the theme for the 16th BRICS summit, and one of the most important thing about the 16th BRICS summit was the adoption of the Kazan declaration. Now adoption of the Kazan declaration, what was the main, what are the main things related to the Kazan declaration? हम उसके बारे में भी चीज़ों को आराम से देख लेते हैं। सो कजान डिक्लेरेशन में जो 4 मेन हेडिंग्स आप लोगों को याद रखनी है, 4 मेन पॉइंट्स थे। ये मैंने ऑफिशियल जो
118 या 120 पेजेस का जो पूरा एक प्रेस रिलीज आया था रिलेटेड टू कजान डिक्लेरेशन, वहां से ये 4 मेन हेडिंग्स ली गई हैं. व्हाट आर दीज 4 मेन हेडिंग्स रिलेटेड टू द कजान डिक्लेरेशन? द फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर अ मोर जस्ट एंड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर. द सेकंड वन इज एनहांसिंग कोऑपरेशन फॉर द ग्लोबल एंड रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, fostering economic and financial cooperation for just global development. And the fourth important point related to the Kazan declaration is strengthening people to people exchanges for social and economic development. So these are the 4 important points related to the Kazan declaration. Now we are moving into the next important or we say so the next important thing related to the Kazan declaration is geopolitical concern, call for the peaceful resolution to the Ukraine conflict through diplomacy. So this was also one of the main highlight of this particular Kazan declaration, that everybody was expecting that there should be a peaceful resolution to the current Russia-Ukraine conflict, concerns over the humanitarian crisis in Palestine, and condemnation of violence in Gaza, West Bank and Lebanon. Right? So Iran has recently joined this particular group. ईरान ने बहुत सारा हेल्प किया है रशिया का इन फाइटिंग दिस पर्टिकुलर वॉर, ड्रोन्स वगैरह प्रोवाइड किए, मिसाइल सिस्टम वगैरह प्रोवाइड किए. सो इस वजह से जो ब्रिक्स है, इसने जो गाजा में वायलेंस चल रहा है इसको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया, जस्ट टू अपीज द ईरान को अपीज करने के लिए सारी चीजें हुई हैं, क्योंकि ईरान ने अनब्रिडल्ड तरीके से हेल्प किए रशिया की ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर. और रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड एक चीज और है, जो बाइडेन के गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि वो बेसिकली यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का यूज कर सकता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, जो यूएस मेड मिसाइल्स हैं. और रशिया का इस पे एक स्टेटमेंट यह है कि ऐसी सारी चीजें करके आप वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं. और दूसरा जो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें थी कि किस तरीके से हम मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम लोकल करेंसी पे अपना शिफ्ट वापस से बढ़ा सकते हैं, लोकल करेंसी पे हम शिफ्ट कर सकते हैं. सो दीज वर द मेन थिंग्स विच वर रिलेटेड टू द कजान डिक्लेरेशन. एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं कजान डिक्लेरेशन से रिलेटेड, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे. सो कजान डिक्लेरेशन से जो रिलेटेड नेक्स्ट चीज है, दिस इज टॉपिक नंबर 6. टॉपिक नंबर 6 से रिलेटेड कुछ चीजें जो मैंने एक जगह पे उसका स्क्रीनशॉट कह लीजिए या एक जगह पे मैंने नोट डाउन करके रखा था, उन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. अब वो क्या क्या चीज़ें हैं. So the first one was geopolitical concern, then we have global governance and multilateralism. So emphasis on the reform of global financial architecture and multilateralism, support for the continued functioning of the G20 and a reform responsive global financial system. So basically 16th BRICS summit में जो कजान डिक्लेरेशन था उसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई है, G20 को और स्ट्रेंथन करना है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और इंक्रीज करना है. इकोनॉमिक कोऑपरेशन को कैसे इंक्रीज करना है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन को हमें इंक्रीज करना है. इकोनॉमिक कोऑपरेशन कजान डिक्लेरेशन का ये पार्ट था. इकोनॉमिक कोऑपरेशन हम कैसे इंक्रीज करेंगे? बाय इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन लोकल करेंसी. लोकल करेंसी पे आप और रिलाई करके बेसिकली डॉलर को वीक करना होगा. डी डॉलराइजेशन बेसिकली 16 कजान समिट का वन ऑफ द हाईलाइट्स था कि डी डॉलराइजेशन. अब आप लोगों को याद रखनी है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए बेसिकली बोला गया है कि बिग कैट्स को कंजर्व करने के लिए भी जो ब्रिक्स है ये बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस कजान डिक्लेरेशन. सऊदी अरेबिया ने अभी भी अपनी मेंबरशिप कंफर्म नहीं की है. याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया इज नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स. The summit showcased the participation of new member countries, underscoring the increasing influence and diversity within the BRICS alliance. So this is the main highlight कि जो नई कंट्रीज जिन्होंने ज्वाइन किया था उन्होंने भी इस पर्टिकुलर समिट में 16th ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट किया. आप याद रखेंगे. Supported the efforts of member countries to preserve rare species, particularly big cats, and noted India's initiative to create an international big cats alliance. So also this particular summit, during this particular summit इंडिया का जो इनिशिएटिव था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाला, उसको भी अप्रिशिएट किया गया. और रेयर स्पीशीज जो होती हैं किसी भी कंट्री में, उनको प्रिजर्व करने के लिए जो एफर्ट्स हैं उनको और स्ट्रेंथन करने की बातचीत की गई, यानी कि आप और ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे.
On BRICS Grain Exchange, explored the establishment of a grain trading platform within BRICS known as BRICS Grain Exchange. So this is one of the major highlight of this particular summit कि एक BRICS Grain Exchange establish करने की बात की गई है. और इससे बेसिकली क्या होगा कि ये बेसिकली जो ये ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज होगा, जो ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज है, इट विल एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म जहां पर आप ग्रेन्स को लेकर के ट्रेड कर सकते हैं, ग्रेन एक्सचेंज कर सकते हैं. Then we have financial integration support. The summit emphasized the need for greater financial integration among member countries. Key aspect of the highlights. So financial integration के लिए क्या क्या important चीज़ें बोली गई हैं? Importance of trade in local currencies, facilitating smooth cross-border payments. India's UPI was highlighted as a successful model, BRIC-led payment system to rival SWIFT. अब देखिए ये सारी चीज़ें हैं जिनके जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जिनके बारे में बात की गई कि लोकल करेंसीज में हमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को हमें फैसिलिटेट करना होगा, और इंडिया का जो हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, इसके बारे में बात की गई है. और डॉलर को वीक करने के लिए किस तरीके से डॉलर के डोमिनेंस को कॉन्टिन्यूसली तोड़ने की बात चल रही है, बिकॉज डॉलर इज एज ऑफ नाउ फॉर द लास्ट 50-60 ईयर्स डॉलर इज एक्टिंग एज एन इंटरनेशनल करेंसी. तो इसके डोमिनेंस को कम करने के लिए भी बेसिकली व्लादिमीर पुतिन वाज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट दिस इज द हाई टाइम व्हेन वी शुड रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन द डॉलर, राइट. वी शुड स्टार्ट ट्रेडिंग इन आवर ओन लोकल करेंसीज. उसको लेकर के भी बातचीत की गई थी. अब वर्ल्ड बैंक से ब्रिक्स से लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास फैक्ट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं. जो पर्टिकुलर टर्म है ब्रिक, इस पर्टिकुलर टर्म को किसने इसकी इजाद की थी या किसने पर्टिकुलर टर्म दिया था? सो देयर इज दिस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, हिज नेम इज जिम ओनील. ही हैज कॉइन्ड दिस पर्टिकुलर टर्म ब्रिक इन 2001. So this particular group BRIC was the first meeting of BRIC foreign affairs in 2006. So 2001 में ब्रिक टर्म दिया जाता है. 2006 में ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G7 समिट ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है ये फॉर्मलाइज होता है. फिर जो ब्रिक है ये ब्रिक्स कब बनता है? सो ब्रिक बिकेम ब्रिक्स इन 2010 व्हेन साउथ अफ्रीका ज्वाइंड ब्रिक्स. अब देखिए एज ऑफ नाउ देयर आर 9 मेंबर्स: ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, ईरान, रशियन फेडरेशन, साउथ अफ्रीका एंड यूएई. याद रखिएगा सऊदी अरेबिया वाज अबाउट टू ज्वाइन बट ज्वाइन नहीं किया था. जो पहली सबमिट हुई थी वो रशिया में हुई थी, याकेनटेरिनबर्ग में 2009 में रशिया में सबसे पहली सबमिट हुई थी. और जो ब्रिक्स की एक डेडिकेटेड बैंक है जो बेसिकली दिस एक्ट एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक. इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था इट टुक प्लेस ड्यूरिंग द 6th ब्रिक्स समिट. जो 6th ब्रिक्स समिट हुआ था फोर्टालिजा में, वहाँ पे इसका बेसिकली न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्टैब्लिशमेंट हुआ था. याद रखिएगा ब्रिक्स इज अ वेरी पॉपुलर ग्रुप. पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है इसका 40% रिप्रेजेंटेशन है ब्रिक्स में और 26% ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्लोबल जीडीपी. And BRICS is basically going to be a very popular organization in coming days because more and more countries are willing to join this particular group. Now the next important fact or the next important information related to the month of October is topic number 7, regulating industrial alcohol, state's power to regulate industrial alcohol. So now basically state के पास क्या power होती है industrial alcohol को regulate करने के लिए. इस particular topic से related एक judgment आया. The title of this particular case was State of Uttar Pradesh वर्सेस लालता प्रसाद वैस. स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस लालता प्रसाद वैस में 23 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक मेजॉरिटी जजमेंट डिलीवर किया है. याद रखेंगे मेजॉरिटी जजमेंट था 8:1 के रेशियो से था. 8 जजेस वर इन द फेवर whereas जस्टिस बीवी नागरत्ना gave the dissenting opinion. Majority opinion was authored by Chief Justice of India, former Chief Justice of India Mr. D.Y. Chandrachud on behalf of Justices Hrishikesh Roy, A.S. Oka, J.B. Pardiwala, Manoj Mishra, Ujjwal Bhuvan, S.C. Sharma, A.G. Mashi, ऑगस्टीन जॉर्ज मसी. सो दीज वर द 8 जजेस जिनके बिहाफ पे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जजमेंट को ऑथर किया है और डिसेंटिंग ओपिनियन दिया है जस्टिस बीवी नाग रत्ना ने. सो दीज वर द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. केस का नाम, जिस पर्टिकुलर केस में जजमेंट आया है, केस का नाम है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस लालता प्रसाद वैस. 23 अक्टूबर 2024 को 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने मेजॉरिटी जजमेंट डिलीवर किया 8:1 के रेशियो से. डिसेंटिंग ओपिनियन दिया है जस्टिस बीवी नाग रत्ना ने. अब देखिए कौन सा पर्टिकुलर जजमेंट ओवर रूल किया गया. तो जजमेंट जिसे ओवर रूल किया गया ये 1990 का एक जजमेंट था जिसका नाम था सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. 1990 का जजमेंट था. अब देखिए जो ये पूरा केस है ये बेसिकली रिलेटेड है एंट्री 8 ऑफ लिस्ट
एंट्री 8 ऑफ लिस्ट 2 यानी कि स्टेट लिस्ट से रिलेटेड ये जजमेंट है। और इसी के साथ साथ में इसमें बेसिकली कॉन्करेंट और यूनियन लिस्ट की भी हम बातचीत करने वाले हैं। आप याद रखेंगे 3 लिस्ट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जजमेंट कौन सा ओवर रूल हुआ हम ये देख चुके हैं, डिसेंटिंग ओपिनियन किसका था हम ये भी देख चुके हैं। अब आपको 4-5 इंफॉर्मेशन और याद रखनी है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो याद रखनी है दैट इज एंट्री 8 ऑफ स्टेट लिस्ट। नाउ सो इन दिस पर्टिकुलर 1990 वाले जजमेंट में हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच ने रूल आउट किया था दैट इंटॉक्सिकेटिंग लिकर अंडर एंट्री 8 ऑफ द स्टेट लिस्ट referred only to liquor which had an intoxicating effect, that is potable liquor. This limited states power and took industrial alcohol out of the scope of their control. So this 1997 judges bench made sure that when it comes to entry 8 of the state list of 7th schedule, उसमें बेसिकली ये बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ जो अल्कोहल इंटॉक्सिकेटिंग लिकर जो वर्ड यूज किया गया एंट्री 8 में 1990 वाले जजमेंट में ये बोला गया कि इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पोर्टेबल लिकर है। पोर्टेबल लिकर जो आप लिकर कंज्यूम करते हैं। इस वजह से क्या हुआ कि 1990 का जो जजमेंट था इसने ये चीज़ मेक श्योर की कि स्टेट के पास जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल होता है उसको रेगुलेट करने का जो स्कोप और पावर है वो खत्म हो जाए, क्योंकि 1990 के जजमेंट ने ये मेक श्योर किया कि एंट्री 8 में जो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर वर्ड का यूज़ किया गया है उसमें इंडस्ट्रियल अल्कोहल को इंक्लूड ना किया जाए। यही पर्टिकुलर ओपिनियन था 2024 में जस्टिस बीवी नागरत्ना का भी, क्योंकि उनका था डिसेंटिंग ओपिनियन। अब देख लेते हैं कि मेजॉरिटी जजमेंट ने क्या बोला या मेजॉरिटी ओपिनियन क्या है। 8 judges held that entry 8 of the state list were designed to cover all aspects of intoxicating liquor. Now the 8 judges majority judgment was clear that state list were designed to cover all aspects of intoxicating liquor. The entry vests state government's control over production, manufacture, possession, transport, purchase and sale of intoxicating liquors, which the majority read to mean that it included all kinds of liquor that is produced, not just drinking alcohol. So majority judgment was of the firm opinion that when it comes to entry 8 of list 2, एंट्री 8 ऑफ द स्टेट लिस्ट बहुत मतलब साफ साफ तरीके से क्लियर है कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है ऑन द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, परचेज, सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, राइट। अब देखिए सिर्फ ये इंटॉक्सिकेटिंग लिकर का मतलब यहाँ पे सिर्फ ड्रिंकिंग वाला अल्कोहल यानी कि सिर्फ पोर्टेबल अल्कोहल नहीं है। उसका अल्कोहल का मतलब बेसिकली इंटॉक्सिकेटिंग लिकर का मतलब आपका इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी है। इसीलिए 8 जजेस की मेजॉरिटी जजमेंट या 8 जजेस की मेजॉरिटी ने ये चीज मानी व्हेन इट कम्स टू एंट्री 8 ऑफ लिस्ट 2 ऑफ द 7th शेड्यूल, यानी कि स्टेट लिस्ट की जब हम एंट्री 8 की बात करते हैं तो एंट्री 8 इज बेसिकली अबाउट इंटॉक्सिकेटिंग लिकर। 1990 वाला जजमेंट बोल रहा था कि इंटॉक्सिकेटिंग लिकर का मतलब सिर्फ पोर्टेबल लिकर यानी कि जो कंजम्पशन के लिए होता है वही अल्कोहल मतलब होता है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल नहीं होता है। 2024 के जजमेंट में बोला गया कि एंट्री 8 में जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल टर्म यूज किया गया उसका मतलब इंडस्ट्रियल अल्कोहल का मतलब अल्कोहल इन द कॉम्प्लीट सेंस, वेदर इट इज द पोर्टेबल अल्कोहल और द इंडस्ट्रियल अल्कोहल, राइट। नाउ व्हेन इट कम्स टू एंट्री 52, अब एंट्री 52 क्या है? एंट्री 52 अलाउज पार्लियामेंट टू मेक लॉज टू टेक कंट्रोल ऑफ एनी इंडस्ट्री इन पब्लिक इंटरेस्ट. The court recognized that this overlaps with entry 8 of the state list, with both entries made with a strong public interest element. So Supreme Court was of the firm opinion that entry 52 of the parliament allows to take control of any industry in public interest. So basically जो यूनियन लिस्ट है उसका जो एंट्री 52 है वो बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, वो किसी भी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सकते हैं इन द नेम ऑफ public interest. The court noted that the two entries must be read harmoniously such that both are given effect. So Supreme Court was of the opinion that entry 52 और entry 8 का अगर आपको better interpretation करना है, that if you want to achieve the ends, तब आपको बेसिकली क्या करना होगा, एंट्री 8 और एंट्री 8 ऑफ लिस्ट 2 एंड एंट्री 52 ऑफ लिस्ट 1 इनको एक हारमोनियस रीडिंग देना होगा. नाउ अब जो यूनियन गवर्नमेंट का बेसिकली काउंटर आर्ग्यूमेंट था कि एंट्री 52 पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी इंडस्ट्री को कंट्रोल करने की पावर देता है यूनियन गवर्नमेंट को. इस चीज को काउंटर करने के लिए मेजॉरिटी ने बोला, द मेजॉरिटी हेल्ड दैट इफ एंट्री 52 ऑफ द यूनियन लिस्ट इज रेड टू गिव द यूनियन कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल अल्कोहल. अगर एंट्री 52 इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे पूरा कंट्रोल देना चाहती यूनियन गवर्नमेंट को, एंट्री 8 वुड बी रेंडर्ड रिडंडेंट. तो बेसिकली क्या होगा, जो एंट्री 8 है लिस्ट 2 की उसका कोई मतलब ही नहीं बचेगा. इसी वजह से क्या है कि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन या हारमोनियस रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है.
और इस वजह से बेसिकली क्या होगा कि जब अगर आप वो हार्मोनियस रीडिंग करेंगे और अगर आप स्पेसिफिक स्कोप चेक करेंगे एंट्री 8 को, तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से एंट्री 8 एक सुपरसीड कर रही है एंट्री 52 को। इसीलिए बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो पोर्टेबल और इंडस्ट्रियल अल्कोहल दोनों चीज़ों से रिलेटेड लॉज और टैक्सिंग पॉलिसीज बना सकती है। द कोर्ट वॉज ऑल्सो टास्क्ड विद डिसाइडिंग वेदर, नाउ एंट्री 8 याद रखना है, एंट्री 52 याद रखना है। अब याद रखना है दिस पर्टिकुलर एक्ट, Industrial Development and Regulation Act 1951, meant that Parliament had declared its control over industrial alcohol. Section 18G of the IDRA stipulates that the Union government may take control over of supply, distribution, price and other aspects of the certain articles by notified order. States have argued that no such notified order existed, leaving the power of regulation with the states. The Union, so basically state government ने बोला कि जो सेक्शन 18G है वो बेसिकली ये चीज़ बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिफाइड ऑर्डर लेकर के आना होगा और उस नोटिफाइड ऑर्डर के थ्रू ही वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट कर सकते हैं। इस पर स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना था कि यूनियन गवर्नमेंट कोई ऐसा नोटिफाइड ऑर्डर लेकर के ही नहीं आया, और यूनियन गवर्नमेंट का ये बोलना था कि जो ये एक्ट आया था 1951 में, इट इन इटसेल्फ वाज एन ऑर्डर, ये अपने आप में एक ऑर्डर था। तो इस वजह से बेसिकली हमें एक सेपरेट ऑर्डर लाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो 1951 वाला एक्ट था वो अपने आप में ही एक ऑर्डर था, अपने आप में ही एक ऑर्डर था। तो उसके अंदर की भी जो चीज़ें होंगी वो सारी ऑर्डर में ही होंगी। इस वजह से अब देखिए, द मेजॉरिटी फाउंड नो रीजन टू एंगेज विद दिस एस्पेक्ट ऑफ द केस इन लाइट ऑफ देयर डिसीजन, और सुप्रीम कोर्ट वाज ऑफ द ओपिनियन कि हम अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। फिर डिसेंटिंग ओपिनियन आप खुद से पढ़ सकते हैं। ऑन द डेफिनेशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, जस्टिस नागरत्ना हेल्ड दैट इट वाज लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड दैट इंटॉक्सिकेटिंग लिकर मीन पोर्टेबल लिकर. She focused on the nature of the product and its effect and the literal and direct meaning of the consumption of the intoxicating liquor. So Justice Nagaratna was of the opinion, or Justice Nagaratna took a different opinion, and she basically used this particular test कि किस तरीके के अल्कोहल का इम्पैक्ट क्या होता है, उस तरीके से मीनिंग दिया जाएगा। इस बेसिकली इस पर्टिकुलर पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए अब एंट्री 33 के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। However, under entry 33 of the concurrent list, both the state and union governments can make laws on the products of any industry, even if Parliament has granted control to the union in public interest, and therein lies the confusion of who has the power to regulate industrial alcohol, the state or the union. So entry 33 of the concurrent list empowers both state and the central government to make laws on the products of any industry. So basically entry 33, entry 8 of list 1, entry 52 of entry 52 of list 1, entry 8 of list 2 and entry 33 of list 3. ये तीनों एंट्रीज आपको याद रखनी है। 1951 वाले एक्ट का नाम याद रखना है, 1990 का जो जजमेंट ओवर रूल किया वो याद रखना है, किस जजमेंट किस स्पेसिफिक केस में ओवर रूल किया गया ये याद रखना, और बेसिक डिफरेंस याद रखना है इंटॉक्सिकेटिंग और इंडस्ट्रियल अल्कोहल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम मूव कर रहे हैं टॉपिक नंबर 8 पे, 21st लाइफ स्टॉक सेंसस, और इसे बेसिकली रिसेंटली अप्रूव किया गया 21st लाइफ स्टॉक सेंसस को, और इसे अप्रूव करने वाले मिनिस्ट्री का नाम क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग launched the 21st livestock census in New Delhi. So 21st livestock census को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने लॉन्च कर दिया है न्यू दिल्ली में। हर 5 साल में एक बार ये लाइफ स्टॉक सेंसस होता है, कंडक्टेड एवरी 5 years. द लाइफ स्टॉक सेंसस सिस्टमेटिकली counts domesticated animals, poultry and stray animals across the country. So this is the main objective of the livestock census, to systematically count domesticated animals, poultry and stray animals across the country. This was the 21st edition of the livestock census. Now we'll move to the next important point related to this specific topic. Information gathered includes detailed about species, breed, age, sex and ownership of the animals. So along with the population and the domestication of the animals, the other information which is gathered by the livestock census is about that what kind of species, what kind of breed, what is the age, sex and ownership of the animals since its inception in 1919. याद रखिएगा लाइफ स्टॉक सेंसस इंडिया में 1919 से शुरू हुआ था, अब तक 2019 तक टोटल 20 सेंसस हो चुके थे। 2019 में लास्ट सेंसस हुआ था लाइफ स्टॉक सेंसस, 20th एडिशन था। 2024 में 21st एडिशन हो रहा है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। दोनों ही जगह पे होता है, अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दोनों ही जगह होता है, किसी एक जगह पे लिमिटेड नहीं है। और 21st लाइफ स्टॉक सेंसस का जो शेड्यूल टाइम है, इट विल टुक प्लेस बिटवीन अक्टूबर 2024 टू फरवरी 2025। आप लोग याद रखिएगा, अगर आप ये डेट अगर आपको लगता है कि आप ये महीने भूल सकते हैं,
सो महीने याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि जो पहले लोकसभा इलेक्शंस हुए थे वो अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 के बीच में हुए थे, और जो 21st सेंसस इंडिया में हो रहा है वो अक्टूबर 2024 से लेकर के फरवरी 2024 के बीच में हो रहा है, आप ये भी याद रखेंगे। अब फोकस एरियाज क्या है 21st लाइफ स्टॉक सेंसस के, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स रहने वाले हैं, किस तरीके का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया डेटा कलेक्शन में। जब हम बात कर रहे हैं लाइफ स्टॉक सेंसस की, तो किस तरीके से जो ये सर्वे कंडक्टिंग बॉडी है, किस तरीके से इसने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का हेल्प लेकर के बेसिकली इस पर्टिकुलर सेंसस को ये कंडक्ट करते हैं। द अपकमिंग सेंसस डायरेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग विल कवर 16 एनिमल स्पीशीज इंक्लूडिंग कैटल, बुफेलो, शीप, गोट्स, पिग्स, कैमल्स एंड मोर एक्सोटिक एनिमल्स लाइक याक्स, रैबिट्स एंड एलिफेंट्स। सो याद रखिएगा 21st लाइफ स्टॉक सेंसस जो हो रहा है इसमें टोटल 16 वेराइटीज हैं जिनका डेटा इंक्लूड किया जाएगा। डेटा विल बी कलेक्टेड ऑन 219 इंडिजीनियस ब्रीड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द ICAR। सो 219 इंडिजीनियस ब्रीड्स का डेटा कलेक्ट किया जाएगा और बेसिकली extend to various types of poultry such as chicken, ducks, turkeys and even less common birds like ostriches and emus। So basically क्या होगा कि बहुत सारे पोल्ट्री एनिमल्स हैं लाइक चिकन, डक्स, टर्की और ऑस्ट्रिचेस एंड इमूस, उन पे भी ये जो पूरा सेंसस है ये एक्सटेंड होगा। किस तरीके के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं डेटा कलेक्शन में, ये पॉइंट आप देख सकते हैं एक बार। डेटा डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन, continuing the digital approach from 2019, the census will utilize online data collection through a dedicated mobile application। So the data will be collected through a dedicated mobile app, geolocation features। So जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन पे किसी भी एनिमल का सेंसस किया जाएगा उस पर्टिकुलर लोकेशन को भी जियो टैग कर दिया जाएगा ताकि जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से वेरीफाई और उसकी एक्यूरेसी अच्छे से वेरीफाई की जा सके। अब नए डेटा पॉइंट्स क्या हैं 21st लाइफ स्टॉक सेंसस में, उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द सेंसस विल एक्सप्लोर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ pastoralists to the livestock industry, examining their socio-economic conditions and livestock holdings। The census aims to provide a more detailed understanding of the economic impact of livestock on household and will include data on the gender distribution of stray cattle, offering deeper insights into the sector। So now this particular 21st livestock census will also take into the account the impact of these livestock on the economy। लाइवस्टॉक का क्या इम्पैक्ट होता है हाउस होल्ड और इकोनॉमी पे, और किस तरीके से जैसे अभी यूपी में बहुत सारा जो कैटल का प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने कैटल्स छोड़ के जा रहे हैं खुले में ओपन एरियाज में। अब इसमें बेसिकली जो मोस्टली जो कैटल्स होते हैं दे आर मेल। अब मेल होते हैं मैक्सिमम कैटल्स और लाइफ स्टॉक, क्यों? क्योंकि वो मेल्स जो होते हैं वो और ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो मिल्क भी नहीं दे सकते हैं, इसीलिए किसान क्या करते हैं कि उनको ओपन फील्ड में छोड़ देते हैं। तो ये भी चीज़ चेक की जाएगी कि किस पर्टिकुलर जेंडर के जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादा सड़कों पे खुले घूम रहे हैं, फील्ड्स में ज़्यादा खुले घूम रहे हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ से हमें एक सोसाइटी का जो एक थॉट प्रोसेस होता है ना वो भी आपको पता चल सकता है, फिर आप अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बना सकते हैं। द 21st लाइफ स्टॉक सेंसस विल कवर 30 करोड़ हाउस होल्ड अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। रिमेंबर दिस, द 21st लाइफ स्टॉक विल कवर 30 crore Indians or the 30 crore household across the 28 states and 8 UTs of the India। So this is all about the 21st livestock census। ये एक पिक्चर है 21st livestock census का, जब बेसिकली लॉन्च किया गया था एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, राइट। तो वहीं पे 21st लाइफ स्टॉक सेंसस को 25 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था, आप ये भी याद रखेंगे। लास्ट टॉपिक है आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर सेशन का, लास्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 9। फिर इसके बाद हम कुछ वन लाइनर्स भी देखेंगे। तो सोवेरेनिटी ऑफ द चागोज आर्चिपेलागो। तो चागोज आर्चिपेलागो बेसिकली एक ऐसा आइलैंड था जो अभी तक ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। मॉरिशस के इंडिपेंडेंस के बाद भी अभी तक ये जो आइलैंड था ये ब्रिटिशर्स के पास में था। अब जाकर के ब्रिटिशर्स ने ये आइलैंड वापस किया है मॉरिशस को, इसीलिए हम ये टॉपिक कर रहे हैं। इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द यूनाइटेड किंगडम अनाउंस दैट एन अग्रीमेंट हैज़ बीन रीच्ड टू हैंड ओवर द चागोज आइलैंड टू मॉरिशस, ending decades of disputes and negotiations over Britain's last African colony। So this was the last, Mauritius was the last African colony of the Britishers। Chagos archipelago or Chagos Island is a group of 7 atolls comprising more than 60 islands। इस पर्टिकुलर Chagos archipelago में टोटल 60 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं, आप लोग ये भी याद रखेंगे। और इंडियन ओशन से 500 किलोमीटर दूर, मालदीव से 500 किलोमीटर साउथ में ये है।
अब देखिए ये जो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे क्रिएट किया गया था चागोज आर्चिपेलागो को मेंटेन करने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? BIOT. व्हाट इज दिस BIOT? ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी. British Indian Ocean Territory oversees territory of the United Kingdom in the Central Indian Ocean. So this is the authority BIOT जो ब्रिटिश टेरिटरीज को सेंट्रल ओशन में लुक आफ्टर करती थी. 1965 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. Since 1976 it has been co-terminus with the Chagos Archipelago. So from 1976 onwards this particular organization is existing. BIOT is coexisting with the Chagos Archipelago. सिर्फ और सिर्फ Chagos Archipelago को ही देखना मेन काम था BIOT का. 1976 onwards the territory is administered by a commissioner of the Foreign and Commonwealth Office in London. So this whole territory, the Chagos Archipelago, was administered by a officer sitting in London, although there is no permanent civilian population. So when it comes to Chagos Archipelago there is no permanent settlement. कोई भी परमानेंट पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं रहती है. 4000 US और ब्रिटिश मिलिट्री सर्विसेज के जो लोग हैं वही बेसिकली यहाँ पे स्टेशन थे. इसके अलावा कोई भी सिविलियन पॉपुलेशन नहीं रहती है. और ये जो टोटल आइलैंड है जो चागोज आर्चिपेलागो है, इसका जो टोटल साइज है वो है 23 स्क्वायर माइल्स का. आप ये भी याद रखेंगे. अब हम थोड़ा सा चागोज आर्चिपेलागो की हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं. सो पोर्चुगीज वर द फर्स्ट पर्सन्स जिन्होंने 16th सेंचुरी में चागोज आर्चिपेलागो को एक्सप्लोर किया था, आप याद रखेंगे. फिर इसके बाद जो पहले पोर्चुगीज नेविगेटर थे इनका नाम था पेड्रो डी मैस्करेंस. इन्होंने बेसिकली 1512 में जब अपना वॉयज या अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब बेसिकली वो चागोज आर्चिपेलागो पहुंचे थे. 1512 में पेड्रो डी मैस्करेंस पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे, याद रखिएगा. फिर 18th सेंचुरी में पोर्चुगीज से बेसिकली फ्रेंच या फ्रांस ने चागोज आर्चिपेलागो का पोजीशन ले लिया. फिर इसके बाद 19th सेंचुरी में पहले आए पोर्चुगीज, फिर आए फ्रेंच, फिर आए ब्रिटिशर्स. फिर ब्रिटिशर्स ने 19th सेंचुरी में इसका जो कंट्रोल था वो अपने पास ले लिया. अब ब्रिटिशर्स ने कैसे इसका कंट्रोल अपने पास में लिया? सो बाय द वर्च्यू ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस. 1814 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है. इसके बाद क्या होता है कि सिचिलिस और चागोज आर्चिपेलागो जो था वो चला जाता है ब्रिटिशर्स के पास में. इसके बाद सिचिलिस को डिटैच कर दिया जाता है मॉरिशस से. और पहले सिचिलिस वाज अ पार्ट ऑफ मॉरिशस, बट बाद में सिचिलिस को डिटैच कर दिया जाता है मॉरिशस से. और 1903 में सिचिलिस को एक सेपरेट कॉलोनी बना दिया जाता है और चागोज आर्चिपेलागो का कंट्रोल जो था वो चला जाता है ब्रिटिशर्स के पास. अब 2016 में यूके डिसाइड करता है कि वो रिपैट्रिएशन जो है बेसिकली इस आइलैंड को वापस नहीं करेगा मॉरिशस को. इसके बाद 2016 में जब ये डिक्लेरेशन एक बार हो जाता है, सो मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन्होंने एक अपना प्लान ऐसा किया कि हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जाएंगे, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये हमारा है और हमें ये पर्टिकुलर एरिया मिलना चाहिए. बिकॉज मॉरिशस इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि मॉरिशस कंट्रोल में नहीं है अब ग्रेट ब्रिटेन के. और चागोज आर्चिपेलागो इज द टेरिटरी विच एब्सोल्युटली बिलोंग्स टू द ग्रेट टू द मॉरिशस, राइट. यूएन जनरल असेंबली फॉर्मली रिक्वेस्टेड इन 2017 दैट द यूएन जुडिशियल ऑर्गन. फिर यूएनजीए ने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि वो एक एडवाइजरी ओपिनियन दे चागोज आर्चिपेलागो से रिलेटेड. अब देखिए, और फिर इसके बाद क्या हुआ कि चागोज आर्चिपेलागो से रिलेटेड 2019 में जजमेंट दे भी दिया. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ओपिनियन दे भी दिया और बोला कि इस पर्टिकुलर आर्चिपेलागो को आपको वापस करना होगा. 13 राउंड्स की टॉक्स हुई, टोटल 13 राउंड्स में टॉक्स हुई जो 2022 में स्टार्ट हुई थी. उसके बाद फिर एक ट्रीटी फाइनलाइज की जाती है. उसके बाद जो चागोज आर्चिपेलागो था उसका जो कंट्रोल था वो वापस कर दिया जाता है किसको? मॉरिशस को. याद रखिएगा, अलॉन्ग विद द चागोज आर्चिपेलागो डिएगो गार्सिया भी एक आइलैंड था. अब याद रखिएगा कि डिएगो गार्सिया पे अब भी 99 ईयर्स तक यूएस और जो ब्रिटिश नेवी है वो वहाँ ब्रिटिश सोल्जर्स और यूएस के जो सोल्जर्स हैं, यूके सोल्जर्स हैं, वो वहीं पे 99 ईयर्स तक रहेंगे डिएगो गार्सिया में. ये भी चीज़ उस पर्टिकुलर ट्रीटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो याद रखिएगा, चागोज आर्चिपेलागो वेंट टू मॉरिशस, बट जो ये डिएगो गार्सिया है यहाँ पे अगले 99 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स अपना जो सोल्जर्स वगैरह थे वो स्टेशन कर सकते हैं. ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे. अब यूके मॉरिशस के जो यूके और मॉरिशस का एग्रीमेंट हुआ, इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं. मॉरिशस का जो सोवेरेनिटी है वो चागोज आर्चिपेलागो पे सिर्फ और सिर्फ अब मॉरिशस की सोवेरेनिटी होगी. डिएगो गार्सिया पे 99 ईयर्स तक वो लोग बेसिकली जो यूके और यूएस के फोर्सेस हैं वो अपनी सोल्जर्स को वहाँ पे स्टेशन कर सकते हैं. सो डिएगो गार्सिया इज एन एक्सेप्शन.
अब देखिए मॉरिशस क्या करेगा, अब चागोस आर्चिपेलागो पे वापस जाकर के जो मॉरिशस के लोग हैं उनको रीसेटल कर सकता है, ये चीज़ एक मॉरिशस कर सकता है। एंड लास्टली वी हैव यूके ने प्रॉमिस किया कि एक वो ट्रस्ट फंड क्रिएट करेगा, और उस ट्रस्ट फंड का जो ट्रस्ट फंड है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो चागोस आर्चिपेलागो में लोग रह रहे हैं उनकी हेल्प की जा सके। मैप में आप लोग आराम से देख सकते हैं, बहुत इजीली देख सकते हैं चागोस आर्चिपेलागो का लोकेशन क्या है। चागोस आर्चिपेलागो का जो लोकेशन है, ये लोकेशन है बेसिकली इसका इंडियन ओशन में, आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए चागोस आर्चिपेलागो कहाँ पे सिचुएटेड है, याद रखिएगा इट इज सिचुएटेड इन द इंडियन ओशन। नाउ वी आर मूविंग विद दिस, वी हैव कंप्लीटेड दिस topics. Now we are moving into the one liners, important one liners. Will take a minimum of 5 to 7 minutes to cover these one liners. So start कर रहे हैं। The Venezuelan leaders who have been chosen for the 2024 so the Venezuelan leader who have been chosen for the 2024 साखारोव प्राइज, साखारोव 2024 का साखारोव चॉइस किससे मिला है? सो मिला है वेनेजुएलन लीडर है, इनका नाम क्या, मिस मारिया कोरेना मकाडो एंड मिस्टर एडमंको गोंजालेज। सो एडमंडो गोंजालेज एंड मिस मारिया कोरेना मकाडो, ये बेसिकली वेनेजुएला के लीडर ऑफ अपोजिशन थे, इनको मिलेगा 2024 का साखारोव प्राइज, याद रखेंगे। 31st edition, the place at which the 31st edition of the Singapore India Maritime Bilateral Exercise, 31st edition of SIMBEX कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम में 23 से 29 ऑफ अक्टूबर 2024 के बीच में। इंडिया और ओमान के बीच में जो बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज थी जो गोवा में हुई है 13 से लेकर के 18 अक्टूबर 2024 के बीच में, इसका नाम था एक्सरसाइज नसीम अल बहर, एक्सरसाइज नसीम अल बहर। इसके साथ हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे मूव कर रहे हैं। The first ship of the two multipurpose vehicle vessel project built by L&T shipyard for the Indian Navy, जो दो शिप्स में बेसिकली L&T मैन्युफैक्चर कर रहा था, इसमें से जो पहली शिप थी वो 14 अक्टूबर 2024 को L&T का जो कट्टुपल्ली में सेंटर है वहाँ पे लॉन्च कर दिया गया। इसका नाम क्या है? समर्थक। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बेसिकली 14th पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बन गई है, 14th पब्लिक सेक्टर अंडर एंटरप्राइज बन गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, जिससे महारत्ना स्टेटस मिल चुका है। द कंटेस्टेंट फ्रॉम उज्जैन हु हैज बीन क्राउंड फेमिना मिस इंडिया 2024। सो फेमिना मिस इंडिया 2024 जो पेजेंट है इसके विनर कौन रही हैं? उज्जैन की एक कंटेस्टेंट थी मिस निकिता पूर्वाल। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटेड जस्टिस संजीव खन्ना एज द 51st CJI। सो बेसिकली DY चंद्रचूड़ रिटायर कर जाते हैं। 8th ऑफ नवंबर 2024 उनका लास्ट वर्किंग डे था, 10th दिसंबर लास्ट डेट था ऑफिस में। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने संजीव खन्ना को 51st CJI अपॉइंट कर दिया है। याद रखिएगा जो सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होता है इट इज़ डन एज पर द आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप ये भी याद रखेंगे। अब याद रखेंगे जो कन्वेंशन, वो कन्वेंशन यही है कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है वही चीफ जस्टिस बनता है इंडिया का, आप ये भी याद रखेंगे। CJI का जो टर्म होता है वो 65 ईयर्स का होता है, आप ये भी याद रखेंगे। इट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो CJI होगा उसका टेन्योर कितना होगा? 25 ईयर्स का होगा, आप ये भी याद रखेंगे। अब देखिए जम्मू कश्मीर के नया चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस NCP के लीडर हैं श्री उमर अब्दुल्ला, ही इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टाटा ग्रुप या टाटा एमिरेट्स के जो CEO थे या जो डायरेक्टर थे, फॉर्मर डायरेक्टर थे, 9th ऑफ अक्टूबर 2024 को श्री रतन नवल टाटा का देहांत हो चुका है, आप लोग याद रखेंगे। इट्स वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको हु टुक ओवर ऑन 1 अक्टूबर 2024, मैक्सिको की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट का नाम क्या है? क्लॉडिया पार्डो, याद रखेंगे। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो बेसिकली द प्लेस इन गुजरात में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स विल मैन्युफैक्चरिंग C295 एयरक्राफ्ट वॉज ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड स्पेन। सो टाटा एयरक्राफ्ट स्पेन के साथ मिलकर C295 एयरक्राफ्ट को वडोदरा में बनाएगा, याद रखिएगा। वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स स्पेन के साथ मिलकर C295 प्लेन्स को बनाएगा वडोदरा में, याद रखिएगा। स्पेनिश फीमेल प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर जिन्हें 2024 का फीमेल बैलन डी ऑर्डर मिला है, नाम है आयताना बॉनमाती, स्पेनिश प्लेयर हैं, याद रखिएगा। अब एक और स्पेनिश प्लेयर हैं जिन्हें 2024 का मेल कैटेगरी में बैलन डी ऑर्डर मिला है, मैनचेस्टर सिटी से ये खेलते हैं, इनका नाम है रॉड्री, आप इनका भी नाम याद रखेंगे। और अब मणिपुर से एक फुटबॉलर आती हैं जो पहली इंडियन फीमेल एथलीट बनी है जिन्होंने 50 इंटरनेशनल गोल्स किए हैं।
पहली फीमेल इंडियन एथलीट्स जिन्होंने 50 इंटरनेशनल गोल्स किए हैं। अब देखिए इनका नाम क्या है, नगानगौम बाला देवी, मिस नगानगौम बाला देवी, जिन्होंने 50 इंटरनेशनल गोल करने वाली है पहली इंडियन फीमेल एथलीट बनी है। फिर ईरानी कप जीतने वाली टीम का नाम क्या है, मुंबई, और इन्होंने हराया है रेस्ट ऑफ इंडिया को। हॉलीवुड एक एक्टर है लियोनार्डो डी कैप्रियो, इन्हीं के नाम पे एक स्नेक का स्पीशीज है जिसका नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया, एंगिकुलस डी कैप्रियोई, एंगिकुलस डी कैप्रियोई एक स्नेक स्पीशीज है, हिमालयन स्नेक स्पीशीज है जिसका नाम रखा गया है हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो डी कैप्रियो के नाम पे। अब फ्लोरिडा में एक बहुत ही डिवास्टेटिंग साइक्लोन आया था, उस साइक्लोन का नाम याद रखिएगा, हरिकेन मिल्टन, हरिकेन मिल्टन। अगेन इट इज़ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, और हमने देखा था कि एक सर्टेन एरिया में हम साइक्लोन को हरिकेन भी बोलते हैं। अब देखिए द आई डिजीज विच इंडिया हैज़ एलिमिनेटेड एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, सो बेसिकली ट्रैकोमा को इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया है, और हम साउथ ईस्ट एशिया में 3rd कंट्री बने ट्रैकोमा को एलिमिनेट करने वाले। द इंडियन लैंग्वेजेस, अब पहले 6 लैंग्वेजेस थी इंडिया में जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस मिला था, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया, दीज वर द 6 लैंग्वेजेस जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था। बट अब 5 लैंग्वेजेस और आ गई हैं जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल चुका, और ये लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली एंड असमीज। याद रखिएगा 2024 का जो T20 विमेंस T20 वर्ल्ड कप था, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। 3 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर 2024 के बीच में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था। विनर्स थे न्यूजीलैंड, रनर्स थे साउथ अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज थे अमेलिया कैर, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा रन बनाए। लॉरा वॉलवार्ड ने 223 साउथ अफ्रीका की प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। अमेलिया कैर ने 15 न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, याद रखिएगा। अब देखिए नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, एनक्लैट का एक जजमेंट था जिसमें बेसिकली 158 करोड़ का जो सेटलमेंट अमाउंट था उसको सेट असाइड कर दिया है। ये बीसीसीआई और बायजूस के बीच का एक इशू था, एनक्लैट का एक जजमेंट आया था जिसे सेट असाइड कर दिया है। अब इसके बाद हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि जो दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क है बनखंडी कांगड़ा में, दिस इज गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट जू टू अर्न सर्टिफिकेशन फ्रॉम द IGBC। सो IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से पहला ग्रीन सर्टिफिकेशन किसी भी जू को अगर मिल रहा है तो उस जू का नाम क्या है, दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क, जो बनखंडी कांगड़ा में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा आसाम के एक कंजर्वेशन साइंटिस्ट थे बिभव कुमार तालुकदार। बिभव कुमार तालुकदार को 2024 का हैरी मैसेल अवार्ड मिलता है, आप इसे भी याद रखेंगे। इंडिया और पाकिस्तान ने बेसिकली श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर के जो अग्रीमेंट था उसे 5 ईयर्स के लिए और इन्हांस कर दिया है। अब याद रखिएगा कि सऊदी अरेबिया ने जो $50 बिलियन कॉस्ट की एक बिल्डिंग वो बना रहा है रियाद में, याद रखेंगे। दिस कुड बी द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, $50 बिलियन कॉस्ट है, लार्जेस्ट बिल्डिंग है वर्ल्ड का, रियाद में बन रहा है, याद रखेंगे। द स्ट्रक्चर डिजाइन एंड फीचर्स आर अ पार्ट ऑफ द एम्बिशियस न्यू मुराबा प्रोजेक्ट ऑफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी विजन 2030। सो जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, इनका एक बहुत ही एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है सऊदी विजन 2030, उसी का एक पार्ट है न्यू मुराबा, उसी के अंडर बेसिकली न्यू मुराबा, उसी के अंडर इस बिल्डिंग को डेवलप किया जा रहा है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग हो सकती है, जिसका कॉस्ट है $50 बिलियन, रियाद में बन रही है। वियतनाम लाओस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए 21st इंडिया एशिया समिट के लिए, और इस पर्टिकुलर समिट का थीम क्या था, 19th ईस्ट एशिया समिट इसका थीम था। द थीम ऑफ द समिट इज इनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। सो इनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस वाज द थीम फॉर द 19th ईस्ट एशिया समिट विच टुक प्लेस इन द वियतनाम लाओस, याद रखेंगे। इजिप्ट को मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन मिल गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इजिप्ट को मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन दे दिया है। फिर इसके बाद आप याद रखेंगे 26 अक्टूबर 2024 द स्किल हब ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन एंड द इंटरनेशनल eSports Federation announced a partnership to host the first international eSports championship in India. So March 2025 में इंडिया पहला इंटरनेशनल eSports championship होस्ट करेगा with the help of International eSports Federation and Skill Hub Online Games Federation. नॉर्थ कोरिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करके साउथ कोरिया को एक हॉस्टाइल स्टेट डिक्लेयर किया है। दिस हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को हॉस्टाइल स्टेट डिक्लेयर किया है। अब हम थोड़ा सा इजराइल्स पार्लियामेंट पास 2 बिल्स टू बैन UNRWA। सो ये इजराइल का जो पार्लियामेंट है उसने 2
बिल पास किए हैं यूएनआरडब्ल्यूए को बैन करने के लिए, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर द पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। तो पैलेस्टीन में जो रिफ्यूजीज रहते हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है यूएनआरडब्ल्यूए, उसको बैन करने के लिए इसराइल ने 2 बिल पास किए, क्योंकि इसराइल का ये कहना था कि 7 अक्टूबर 2023 को जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था, जो हमस ने अटैक किया था जिसमें 1250 इसराइलीज की जान गई थी, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यूएनआरडब्ल्यूए के मेंबर थे। अब यूएनआरडब्ल्यूए के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। यूएनआरडब्ल्यूए का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 8 नवंबर 1949 को, और बेसिकली इसलिए हुआ था कि जो 1948 के बाद जब इसराइल एज ए स्टेट एग्जिस्टेंस में आ गया था, तो जो बहुत सारे पैलेस्टीनियन थे जो डिस्प्लेस हुए थे उनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली स्टैब्लिशमेंट हुआ था। 1950 में ऑपरेशन करना स्टार्ट किया था। इसका इनिशियल जो हेडक्वार्टर था वो बैरूत लेबनान में था, बट 1978 में इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में मूव कर दिया जाता है, आप ये भी याद रखेंगे। फिर 1996 से यूएनआरडब्ल्यू जो बेसिकली है वो गाजा में जो लोग रह रहे हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का भी काम करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन पे पढ़ रहे हैं, सेकेंड लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड अमंग द 5 worst performance in conservation effort as per the Global Nature Conservation Index. So Global Nature Conservation Index 2024 में इंडिया का स्कोर है 45.5। टोटल 180 लोग थे ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में, जिसमें इंडिया का रैंक है 176। याद रखेंगे इंडियन नेशनल स्पेस कमीशन हैज़ ऑफिशियली अप्रूव्ड द ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। सो इंडिया ने ल्यूपेक्स मिशन को अप्रूव कर दिया। ये इंडिया का 5th ल्यूनर मिशन होगा। याद रखिएगा इंडिया का जो 5th ल्यूनर मिशन है उसका नाम है ल्यूपेक्स, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम डेवलप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जाक्सा, जो बेसिकली जापान की स्पेस एजेंसी है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। द प्रॉमिस वॉज कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो को 90 मिनट का रखेंगे, एग्जैक्टली 90 मिनट्स का ये वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करना है, और PDF को आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हताश नहीं हो रहा है, परेशान नहीं होना है, आखिरी तक लगे रहना है, बहुत सारा कंटेंट आपका वेट कर रहा है। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अगले 4 दिन में आपको 3 पार्ट और मिल जाएंगे अगले 3 दिनों में। अच्छे से देखिएगा, चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।